हाँ तो जी, काफ़ी दिनों के ब्रेक के बाद आज आप सबसे हुई है मुलाकात दोबारा। चलिए, आज जैसे आप सबको पता ही होगा, हमने आपको बता ही दिया था क्या रहने वाला है आज का लेट्स टॉक। जैसे आपने देखा ही होगा पोस्टर हमारा, उसमें हमने क्या लिखा है, लेट्स टॉक। टॉक अबाउट व्हाट? आज हम चर्चा करेंगे। हम आज कोई पढ़ाई नहीं करेंगे, कोई लेसन नहीं पढ़ेंगे, कोई हिस्ट्री में कोई हम युद्ध के बारे में नहीं जानेंगे। आज हम सिंपल डिस्कशन करेंगे आपके और मेरे बीच में। सिंपल टॉक किस किस चीज़ के बारे में लेकर, आने वाले एग्ज़ाम्स के बारे में लेकर, ना आने वाले एग्ज़ाम्स के बारे में ही केवल ना लेकर, किसी भी तरह के एग्ज़ाम्स के लिए हमें क्या रणनीति लिखनी चाहिए। जब किसी एग्ज़ाम की हमें कम से कम समय में तैयारी करनी है तो उसमें हमको किस रणनीति से आगे बढ़ना है, हमारा क्या रहना चाहिए हर एक स्टेप। जैसे कि आप समझ सकते, दिल्ली पुलिस 27 नवंबर से 2 मंथ्स रिमेन, आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के दिसंबर से स्टार्ट हो गए, तारीख आ गए हैं। ये सब के तो मतलब अभी बहुत कम समय बचा है, तो कैसे करें हम लोग, ये तैयारी कैसे करें इतने कम समय में। तो इसी पर चलिए आज हम चर्चा कर लेते हैं, आप और हम थोड़ा मिलकर चर्चा कर लेते हैं। जो बेसिकली जो हम आज देखने वाले हैं, जिन एग्ज़ाम्स, जिस चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे, एक एसएससी के ऊपर चर्चा करेंगे। एसएससी के 2 एग्ज़ाम हैं, दिल्ली पुलिस और सीएचएसएल के। एक आरआरबी के ऊपर चर्चा करेंगे। आरआरबी के भी आप देखिए, जानते ही हैं कि आरआरबी के एग्ज़ाम्स अभी आ रहे हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जो उसको हम इंडिया का सबसे बड़ा एग्ज़ाम भी माना जाता है, इससे बड़ा एग्ज़ाम शायद, मतलब टफेस्ट लेवल में, बड़ा तो बहुत है, सबसे बड़ा तो ग्रुप डी बोलेंगे, 2.5 करोड़ से ज़्यादा कैंडिडेट बैठते हैं, लेकिन टफनेस के मामले में सबसे बड़ा एग्ज़ाम गवर्नमेंट का, डेट इज़ यूपीएससी। यूपीएससी का अभी हम एग्ज़ाम्स पर चर्चा नहीं करेंगे। यूपीएससी का क्योंकि 4 अक्टूबर को अभी एग्ज़ाम है, तो हम उस पर क्या 4 दिन में क्या चर्चा करें, रिवाइज ही कर सकते हैं जो कर सकते हैं। तो हम फिर भी एक चर्चा करेंगे कि यह होता क्या है, कैसे सिलेबस है, इसका हम अलग से एक वीडियो भी बनाएंगे बाद में। फ़िलहाल अभी इतना चर्चा करते हैं। और इसके बाद हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, एनआरए। जैसे आप सबको पता होगा, एनआरए को अनुमति मिल गई है, अब ये कानून बन चुका है, और अगले साल जुलाई या सितंबर से शायद इसका एग्ज़ाम्स भी होगा, जिसको सीईटी बोलते हैं, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। बोल रहे कि एसएससी के सीजीएल, सीएचएसएल, ये सारे एग्ज़ाम उसमें होंगे, तो इसको भी थोड़ा देख लेते हैं क्या है ये चीज़, क्या कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो किसी के भी मन में आता है, जनरल है, जो किसी के भी मन में आएगा, क्या आर यू रेडी फॉर एग्ज़ाम? क्या आप तैयार हैं एग्ज़ाम देने के लिए? बताइए, क्या हर किसी को है, मेरा कॉमन सवाल है सबसे, क्या तैयार हैं एग्ज़ाम देने के लिए? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं लैब, अगर आप चाहे तो लैब चैट बॉक्स में लिख दीजिए येस नो कैसे। सबसे सीधा सवाल, क्या आपको अपना आत्मविश्वास से लगता है आपको तैयार हैं? यस लग रहा है कि तैयार हैं। तो कैसा लगता है तैयार हैं, क्या क्या किया आपने तैयार हैं? देखते हैं, चलिए अभी क्या करना होता है एक फुल तैयार, परफेक्ट तैयार होने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ता है, चलिए देखते हैं। मैं अभी आपको यहाँ क्या करने आया हूँ, यहाँ आपको ये समझा पढ़ाने नहीं आया हूँ कि आप कैसे पढ़िए, कि कैसे ये करिए। मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जो आपको बहुत वैल्यू होंगे लेस टाइम में अच्छा पढ़ाई करने के लिए। और टिप्स से सवाल तो उठता है, ये टिप्स कैसे, टिप्स क्या टिप्स देंगे। और एक और सवाल जो उठता है बहुत अच्छा, कि एग्ज़ाम से कोई सा भी एग्ज़ाम आ गया समझिए, अभी मेरे पास दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है, एसएससी का पहला एग्ज़ाम, क्या करूँ मैं, कैसे पढ़ूँ मैं, होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, व्हाट वाई हाउ व्हेन, कब होगा, कैसे होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। इतने सारे सवाल हैं हमारे पास, सवाल ही सवाल, सवाल ही सवाल। एक आदमी ऐसा नहीं है जिसके पास सवाल ना हो। आप किसी को भी चले जाओ, उसके पास कुछ न कुछ सवाल है। हर किसी के पास कोई ना कोई सवाल है, सवालों की एकदम पूरी भंडार है। यहाँ कोई छोटे मोटे सवाल नहीं, बहुत बड़े बड़े सवाल हैं, लेकिन सबके पास सिर्फ सवाल ही हैं। ऐसा नहीं कि मेरे पास जवाब है, मेरे पास भी जवाब नहीं है, मेरे पास भी सवाल है बहुत सारे, लेकिन आपके खुद के अंदर इसका जवाब है। जी हाँ, आपके खुद के पास इसका जवाब है, आपके अंदर इसका जवाब है। आप अपने सवालों का जवाब आप खुद ही अपने अंदर से दे सकते हो, कैसे, वो देखते हैं। ये आप एक डायग्राम देख रहे होंगे, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क है। अब इस क्वेश्चन
मार्क को देखिए हम कैसे धीरे 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 हम ले आए हैं ये बल्ब की रोशनी में, मतलब एक आइडिया बना दिया क्वेश्चन मार्क को। ये एक क्वेश्चन मार्क था, उसको धीरे सोचते 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 उसका सॉल्यूशन हमने अपने मन में सोचा और एक सोल्यूशन के रूप में बल्ब का देखते होंगे जनरली कोई आइडिया आता है तो एकदम बल्ब की सिंबल बनती है, तो वही मैं सोचा क्वेश्चन मार्क को देखिए बल्ब के सिंबल में बना दिया, मतलब सोल्यूशन आया। लेकिन ये सोल्यूशन आया कैसे, ये 2 स्टेप क्या हैं जो इस 2 स्टेप से सोल्यूशन आया इसको अपनी समस्याओं का, ये आपकी अपनी ही अंतर झांक के देखिए आपको पता चल जाएगा ये 2 स्टेप क्या है, अपनी समस्या क्या है। आप पहले ये सोचिए कि मुझे टाइम नहीं मिलता, भाई मेरे को पढ़ना है, मन तो करता है पढ़ने का, पर मेरे को टाइम ही नहीं मिलता पढ़ने का, मेरे को बहुत सारे काम रहते हैं, ये काम रहता है वो काम रहता है, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता। ई कॉमर्स समझ लिए एक एग्जाम्पल, एक समस्या है। तो इसका सलूशन आपके खुद के अंदर है। आप बस एक सवाल अपने आप से कीजिए, 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से कितने घंटे आप क्या काम करते हो? 8 घंटे सोते हो, चलिए 4 घंटे को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते रहते होंगे, तो 8 4 12 ही घंटे होते हैं। बाकी के 12 घंटे क्या करते हो? बहुत सारे बोल सकते हैं कि हम लोग की जॉब होती है, हम लोग दुकान पे बैठते हैं। चलो भाई जॉब होती है, हम ऑफिस जाते हैं, लेकिन अभी तो लॉकडाउन में ऑफिस भी बंद था, 6 महीने से ऑफिस बंद है लॉकडाउन में। क्या कर रहे थे हम लोग? एक एवरेज अगर आप स्टडी रिसर्च देखेंगे, रिसर्च जो रिसेंटली हुई है, हर भारतीय अपने पूरे दिन का लगभग 5 घंटे का समय मोबाइल स्क्रीन को देखते हुए बिता देता है। आजकल आज ये 5 घंटे बढ़ कर के हो गया है 8 घंटे, IPL चल रहा है, 3 घंटे एक्स्ट्रा जुड़ गए उसमें। तो ये 5 + 3 8 घंटे का मोबाइल स्क्रीन देखना का आपका काम आएगा कि क्या आएगा? आप खुद सोचिए। आपको सोल्यूशन आपके सामने है, कैसे समय नहीं है, आपको समय है। आप अपना जब पूरा टाइम टेबल बनाएंगे कि मैं पूरे दिन में क्या क्या करता हूँ, अपने अपने अकॉर्डिंग, हर इंसान की अपनी एक प्रॉब्लम होती है, वो अपने अकॉर्डिंग अपना सोल्यूशन निकालता है। तो आपको पता चलेगा कि नहीं, समय तो है, समय सबको 24 घंटे मिले। जो टॉप करता है ऑल इंडिया रैंक में वो उसको पास भी 24 घंटे समय होते हैं, जो लास्ट आता है उसके पास भी 24 घंटे समय होता है। ऐसा नहीं कि उसको 36 घंटे मिलते थे, आपको 24 घंटे मिल रहे हैं इसलिए वो टॉप आ गया, ऐसा नहीं है। समय सबको बराबर मिलते हैं, पर वो समय कहाँ है, कहाँ वेस्ट होता है मेरा, ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है कि कहाँ जाता है मेरा वो समय। तो ऐसे ही आप एक क्वेश्चन मार्क को एक आइडिया में तब्दील कर सकते हो, अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्वयं ढूंढ के, सेल्फ अवेयरनेस से इसका सॉल्यूशन ढूंढ के। ओके, मुझे लगता है काफ़ी हो गई इस पे क्वेश्चन मार्क पर चर्चा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अब स्टडी टिप्स देखते हैं। स्टडी टिप्स मतलब क्या? मतलब सलाह। टिप्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? सलाह। मैं आपको ऐसे नहीं हाथ पकड़ के बोलूँगा कि पढ़ो पढ़ो बेटा, पढ़ो पढ़ो, अब पढ़ने लगो। अब मैं तो ऐसे हाथ पकड़ के नहीं, और कोई भी आपको हाथ पकड़ के नहीं बोल सकता बे बेटा पढ़ो पढ़ो, ऐसे बोल के हाथ पकड़ के। जो करना है आपको स्वयं करना है। तो स्वयं में अवेयरनेस कैसे लाएं और शॉर्ट टाइम में कैसे स्टडी करें, इसका छोटा जितना मुझे, मैं भी एक परफेक्ट इंसान नहीं हूँ, आप लोग की तरह ही एक कॉमन इंसान हूँ, पर जितना मुझे लगता है कि होना चाहिए एक परफेक्ट टिप्स, वो मैं आपको दे सकता हूँ सलाह। तो देखिए, मैं 1-2 सलाह लाया हूँ चुन के, अगर आपको पसंद आए तो अच्छी बात है। देखिए, मेरा जो मानना है, जो मेरा पर्सनल सोच है, समझिए आपके एग्ज़ाम में अगर 2-3 महीने से कम का वक्त बचा है, तो 2 महीने या कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे जितना भी वक्त बचा हो, 2 महीना, 3 महीना, 5 दिन, 1 साल, जितना भी वक्त बचा हो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, जो कि हमारा यहाँ में लिखा है। क्योंकि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पैटर्न को देखोगे तो वो क्वेश्चन के पैटर्न हर साल सेम रहते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मस्ट है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। और कितने साल का? लगभग 5 से 10 साल तक के क्वेश्चन पेपर आपको देखने ही हैं, उसका एनालिसिस करना है, सिर्फ देख के नहीं रहना है।
देखना है, एनालिसिस करना है कि किस तरह का क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि आपको हूबहू कॉपी पेस्ट कर देंगे क्वेश्चन, भाई ये क्वेश्चन उसको लिया, उठाया, कॉपी किया, इधर पेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं करेंगे। वो क्वेश्चन के टाइप्स को रिपीट करते हैं मोस्टली। अब देखो ग्रुप डी और में होता है कि ऐसा डिक्टो रिपीट कर देते हैं, लेकिन इधर नहीं होता है। इधर क्या करते हैं, एकदम बहुत सारे अधिकतर एग्जाम में नहीं होता है, वो पैटर्न को रिपीट करते हैं। जैसे कि समझिए किसी ने प्रॉफिट निकालने बोला है, नंबर्स दिए थे अलग अलग, लेकिन उन्होंने नंबर चेंज करके सेम क्वेश्चन दे दिए। ये आपको ये देखना है कि ये क्या है, ये है क्या, कैसे पैटर्न हो रहे हैं, इसका एनालिसिस करना है अपने अपने हिसाब से। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आपको क्रॉस चेक करना है वेटेज को, किस क्वेश्चन को कितने वेटेज मिले। क्वेश्चन पेपर आपको प्रीवियस ईयर से देखना पड़ेगा। जैसे कोई चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी से हम सब जानते हैं मैथ्स के कि हमेशा से नेगलेक्ट करते आए हैं, ऑप्शनल बोल के छोड़ देते थे। कुछ एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, कुछ एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन ही नहीं आते एक भी। लेकिन वहीं अगर हम ले ले आपको सॉरी, अगर वहीं हम ले ले आपको इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएशन, 11th में पढ़े थे हम लोग। ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आते भी हैं, एनडीए, सीडीएस, इन एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं, बहुत अधिक पूछे जाते हैं तो है। और अगर आप इन एग्ज़ाम्स की बात करेंगे एसएससी, सीएचएसएल, इन सब में, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री एंड ज्योमेट्री, मतलब इनको वेटेज ज़्यादा है। तो हमको इस तरह से क्रॉस चेक करके जिस पे वेटेज ज़्यादा है उन चैप्टर्स को आइडेंटिफाई करना है और उन्हें ज़्यादा समय देके पढ़ना है। और जिन लेसन्स चैप्टर्स पे वेटेज कम है उनको हम हल्का भी करना, तो उनको भी हल्का भी करना है, लेकिन ज़्यादा फोकस ज़्यादा वेटेज वाले क्वेश्चन पे करना है इन एग्ज़ाम्स के संदर्भ में। तो वह आपकी कम समय में ज़्यादा प्रिपरेशन होगी, कम समय में ज़्यादा मार्क्स लाने के टेक्निक्स। ऑल यू विल नो दी क्वेश्चंस एंड चैप्टर्स विच आर ऑफ टफ, एवरेज एंड ईजी लेवल। इससे आपको जो मदद होगी सबसे बड़ी कि आपको कौन सा टफ है, कौन सा ईजी है और कौन सा एवरेज है, ये पता चल जाएगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंटली पता चल जाएगा। और तो आपको और आसानी होगी पेपर देने के लिए जाओगे जब आप, और सारे टॉपिक्स को आप बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकोगे। और ये एनालिसिस करने से मैं फ़ायदे बता रहा क्या क्या होता है। और एनालिसिस होता है अच्छे से, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का हर एक चैप्टर हमको पता चल जाता है। एक तरफ से हमको एक दिमाग में आता है भाई ये क्वेश्चन 10 मार्क को आया था उस समय, इस लेसन से आया था, ज्योमेट्री से आया था, अब ये कितने साल पर रिपीट किया, 3 साल पर रिपीट किया, फिर 3 साल पर रिपीट किया, फिर 1 साल पर रिपीट किया है। लेकिन हर बार हर साल जो है ज्योमेट्री से लगभग इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या हर साल 1 साल छोड़ के पूछा जा रहा है। तो ऐसा एक अंदाज़ा लग जाएगा कि अपने को कब क्या आएगा, एक अंदाज़ा लगाने का टेक्निक मैंने बताया। और एक टॉपिक वाइज भी हो जाएगा कि कौन सा हार्ड है, कौन सा टफ है, कौन सा ईजी है। और वही ये था एनालिसिस करना क्वेश्चन पेपर का, कैसे एनालिसिस करना है। और भी बहुत तरीके हैं, लेकिन तरीके गिनाने बैठो तो हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम तरीके ही गिनते रह जाएं। सो कीप इट इन माइंड, अपने माइंड में रखिए ये बातें। ओके, एनालिसिस करना है आपको क्वेश्चन पेपर का। देखिए ऑलरेडी वी हैव लेस टाइम, तो अपना टाइम को ना सही जगह पे यूटिलाइज कीजिए, फुल टाइम एफिशिएंसी के साथ, पूरे एफिशिएंसी के साथ अपना एनालिसिस कीजिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का, और पूरा दम लगा दीजिए, एकदम पूरा जी जान झोंक दीजिए पूरा इसमें। क्योंकि अगर समझिए सिलेक्शन लेना है ना आपको, तो सिलेक्शन लेने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। ये लाखों करोड़ों लोग भीड़ में हैं, लाखों करोड़ों में एक आने के लिए कुछ यूनिक करना ही पड़ता है। जब तक कुछ यूनिक नहीं करेंगे तब तक सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। सो इट्स अप टू यू नाउ। फर्स्ट पॉइंट हमने देखा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस करना। सेकंड पॉइंट अकॉर्डिंग टू मी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अपना शेड्यूल बनाना। शेड्यूल बनाना ही नहीं, स्ट्रिक्टली शेड्यूल को प्रायोरिटी देना और टाइम टेबल फॉलो करना पूरी तरीके से। बहुत लोग होते हैं बना लेंगे अच्छा सा टाइम टेबल, दीवार पे चिपका दिया शोकेस के लिए, भाई मैं देखो इस टाइम टेबल से पढ़ाई करता हूँ। लेकिन 8 बजे का दिया है न्यूज़पेपर रीडिंग का, तो मोबाइल, भाई साहब मोबाइल लेके बैठे हैं। 2 बजे दिया है GS 2 पेपर राइटिंग का, तो भाई साहब लैपटॉप पे गेम खेल रहे हैं। क्या है, इससे तो नहीं होगा। तो अपना एक शेड्यूल बनाना है, पर प्रायोरिटी के हिसाब से, और उस पर स्ट्रिक्टली फॉलो भी करना है।
और प्रायोरिटी जैसा भी मैंने बताया, क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कीजिए, आपको प्रायोरिटी पता चल जाएगी, किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, किसको कम प्रायोरिटी देनी है। उसके हिसाब से आप अपना एक टाइम टेबल बनाइए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। तो ये आपको हेल्प करेगा कम समय में ज़्यादा पढ़ाई करने में। तो ये एक हो गया आपका। दूसरा है, अभी देखिए हमारे पास बहुत कम समय बाकी है, ज़्यादा समय है नहीं, तो क्या कर सकते हैं अभी हम पढ़ने तो नहीं जा सकते नया चीज़, लेकिन अभी पढ़ भी रहे हैं। जैसे कि मैं कोई लेसन पढ़ रहा हूँ, IVC पढ़ रहा हूँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता, फॉर एग्जांपल पढ़ रहे हैं हम लोग। अभी भी उस पूरे लेसन को मुझे रिवाइज़ करना है। मैंने पढ़ा था एक टाइम पे, पर अभी याद नहीं आ रहा, मुझे रिवाइज़ करना है। मैं क्या पूरा लेसन दोबारा पढ़ने जाऊँ? कितना टाइम जाएगा? हमारे यहाँ 1-1 मिनट इंपॉर्टेंट है, वो वहाँ पूरा लेसन पढ़ने जाएंगे तो नन ऑफ यूज, कोई यूज़ नहीं आएगा उसका। तो हमको क्या करना है? तो अब कभी भी आप जब भी कोई लेसन पढ़ें ना, उसके पॉइंट ज़रूर बनाइए जब भी पढ़ें। चाहे भाई साल भर बाद एग्ज़ाम है, मैं आज पढ़ रहा हूँ, लेकिन भाई जब मैं पढ़ रहा हूँ थ्रूली एक चैप्टर को पढ़िए और फिर उसके पॉइंट्स बना लीजिए कि आपको पॉइंट से पूरा वो टॉपिक रिमेंबर हो जाए। जैसे मेरे को देखो, अभी हम ग्रेट बाट का नाम लिए तो मेरे को मोहनजोदारो, हड़प्पा आपके नज़र के सामने याद आने लग जाना चाहिए। मतलब नज़र के सामने हड़प्पा दिख रहा, मोहनजोदारो दिख रहा, ग्रेट बाट दिख रहे। फिर अभी रोड्स की बात की, स्क्वायर रोड्स होते थे तो दिमाग में सीधा आया कि ईस्ट में होती थी दरवाजे, खिड़कियाँ वेस्ट में होती थी, ऐसे सडन दिमाग में आना चाहिए। एक वर्ड आपको एक कीवर्ड लेना है हर जगह से, एक कीवर्ड को लेने के बाद से उस कीवर्ड से आपको एक पूरा सेंटेंस ध्यान में आ जाए तो हुआ वो पॉइंट्स बनाना। इंपॉर्टेंट, बहुत लोग ऐसे होते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट का नाम पे पूरे बुक को ही अंडरलाइन कर लेते हैं, वो नहीं हुआ, उससे कुछ नहीं होने वाला। इंपॉर्टेंट पॉइंट मतलब ये नहीं कि वो इंपॉर्टेंट है बाकी सबको इंपॉर्टेंट ही नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट उसको बोलते हैं और पॉइंट्स उसको बोलते हैं जो कि आपका एक पूरे पैराग्राफ को एक वर्ड से या 2 वर्ड में समेट दे। 1 से 2 वर्ड में आपके पूरे पैराग्राफ को समेट दे, उसको बोलते हैं पॉइंट। कि उसको 1-2 वर्ड को देख के आपको पूरा पैराग्राफ याद आ जाए दिमाग में। तो ऐसा पॉइंट बनाना है आपको स्टडी करते समय। और उसमें आप क्या कर सकते हो, देखिए अगर आपके मैं थोड़ी टिप्स और दूं तो आप क्या बोलते हैं, टॉपिक पढ़िए पूरा, फिर बुलेट्स का इस्तेमाल आप कर सकते हो। बुलेट्स का इस्तेमाल करके लिख सकते हो। जैसे IBC में देखेंगे तो फर्स्ट सिविलाइजेशन, बस सिंगल वर्ड, फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ द इंडिया, एशियंट इंडिया। फिर सेकंड करके लिखेंगे बुलेट IBC में सीधा हड़प्पा सीधा लिखेंगे, हड़प्पा। इससे याद होना चाहिए कि हड़प्पा पहला था, फिर मोहनजोदारो दूसरा था। ये HA हड़प्पा हो गया, MD मोहनजोदारो हो गया। ऐसे आप कीवर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैं करता हूँ आपको बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। जैसे कि HA से हड़प्पा याद रख दिया, MD से मोहनजोदारो याद रख दिया। इन तरह से सब कुछ याद रख लीजिए, छोटे छोटे वर्ड्स में, अपने को उतना ना करना पड़े। और आप स्पेशल कैरेक्टर्स का भी यूज कर सकते हो। यूनिकॉर्न को देखते ही मुझे आ जाता है IBC याद। यूनिकॉर्न शेप में एक कॉइन हुआ करती थी उस समय, यूनिकॉर्न को देखने से IBC याद आता है। एक शेप आप कर सकते हो, फिर स्पेसिफिक सिंबल ओरिजिन। और यहाँ तक आप और आसान करने के लिए कर सकते हो पाई चार्ट के फॉर्म में। जैसे ही कुछ भी है हम पाई चार्ट बना दिए, किसी भी चीज़ का चार्ट बना दिए। जैसे कि आप हम ग्रेट मुगल फैमिली, भाई इसका बेटा वो बाबर का हुमायूं का ये अकबर का जहांगीर का शाहजहां, ऐसे याद रखेंगे तो भाई हो ही गया काम। तो ऐसे याद करने में अपने को दिमाग ज़्यादा खपता है ना। अभी इसको बार बार सेंटेंस पढ़ो फिर याद होगा, सेंटेंस पढ़ो फिर याद हो। सर हम चार्ट बना लिए मुगल फैमिली का, एक जगह लिख दिए इधर बाबर, फिर उसके इधर जगह वाइफ का नाम लिख दिए, फिर नीचे कर दिए सेकंड नंबर पे हुमायूं, फिर तीसरे नंबर पे अकबर। ऐसे चार्ट बना के फिर अकबर के 2 बेटे ऐसे करके ऐसे लिख दिए, जहांगीर एंड शाहजहां ऐसे करके लिख दिए। फिर कौन कब उसकी बना, उसी नाम के आगे, नाम जैसे लिख रहे हैं आप, उस नाम के आगे ब्रैकेट में आप लिख दोगे साल, जिस साल वो थ्रोन लिया। तो वो भी आपको, जैसे ही आप वो चार्ट देखोगे तो आपको कितने क्वेश्चन के आंसर यहाँ हो गए कि कौन किसका बेटा था, कौन कितवा राजा था और कौन से साल में उसने थ्रोन अटेंड किया, कौन से साल में वो राजा बना, ये भी आपको हो गया रिमेंबर। मतलब एक चार्ट ने आपका कितना आसान कर दिया। तो ये हो गया पॉइंट्स बनाना। और 4 जो मेरे हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जब भी आप पढ़ने बैठो तो अपने आसपास
उतनी ही चीज़ें रखो जितने की आपको पढ़ाई में ज़रूरत पड़े जिन चीज़ों की, और किसी चीज़ में नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं पढ़ने के लिए बैठते हैं, साइंस की किताब खोल के मोबाइल पे एक तरफ इंस्टाग्राम चालू करके बैठ जाते हैं। दैट्स नॉट फेयर। डिस्ट्रैक्ट होता है माइंड, पढ़ाई नहीं हो पाती है अच्छे से। ऐसा नहीं मैंने कहा मोबाइल लेके बैठो ही मत, लैपटॉप लेके बैठो ही मत, लेकिन अगर उससे आप पढ़ाई करो, जैसे कि अभी हम भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े हैं, मोबाइल से जुड़े हैं, लैपटॉप से जुड़े हैं, मैं लैपटॉप से इधर हूँ, आप मोबाइल से हैं उधर, सब ऐसे जुड़े हुए हैं। तो इसलिए ऐसा कुछ है नहीं कि आपको मैं कह रहा हूँ कि लो मत लो, लेकिन उसका उसी पढ़ाई में यूटिलाइज करो, दूसरे जगह यूटिलाइज मत करो, डिस्ट्रैक्ट हो दोगे। और अगर उस समय पढ़ाई करते समय आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, उसमें आपका पढ़ने लायक कुछ नहीं, आपको किताब पढ़ना है, तो रखो ही मोबाइल है, एरोप्लेन मोड पर डालकर रख दो मोबाइल, सीधी बात है। ये कर सकते हो। प्रायोरिटी सेट करो कि क्या प्रायोरिटी है तुम्हारी, उस प्रायोरिटी के हिसाब से पढ़ाई करोगे तो होगा, 100% होगा। नहीं होगा ऐसा बोलने वाले कि ये गलत सोच है, अगर करेंगे तो होगा। और पांचवी चीज़, कहते हैं लोग कहते हैं कि हमें छोटी छोटी ब्रेक ले लेनी चाहिए थोड़े थोड़े देर पे पढ़ाई करके। मेरा मानना जो है, ज़्यादा ब्रेक नहीं लेना चाहिए। ज़्यादा ब्रेक मतलब क्या आप समझ रहे हो? एक फार्मूला आपको बताता हूँ। समझिए आपके पास 60 मिनट है, आप नोट डाउन कर सकते हैं चाहे तो। एक फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको मदद करेगा, श्योर हूँ मैं, ये फार्मूला आपको श्योरली मदद करेगा। 60 मिनट है आपके पास, 1 घंटा। उसमें से आप क्या करो, घड़ी लगा के 45 मिनट तक कहीं मत उठो, पढ़ते रहो लगातार। फिर 15 मिनट का ब्रेक ले लो। फिर हो गया ये 60 मिनट का काम। फिर 45 मिनट पढ़ो, फिर 15 मिनट ब्रेक लो, फिर 45 मिनट पढ़ो, फिर 15 मिनट ब्रेक लो। इस फॉर्मूले से चलो। अब ये 15 मिनट के ब्रेक को कोई सोचेगा कि मैं 5 + 10 + 5 + 10 कर दूँ, एक 5 मिनट का ब्रेक ले लूँगा, फिर 10 मिनट का ले लूँगा, तो नहीं, 45 मिनट तक कम से कम कंटिन्यू पढ़ना है। ऐसा नहीं 20 मिनट पढ़ लिए, थोड़ा टायर्ड लग रहा है, चलो 5 मिनट रेस्ट ले देते हैं, नहीं, माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा। आपको 1 घंटे में एक साइंटिफिक रिसर्च भी है, आपके साथ हम ग्रुप पे शेयर करेंगे, वो मैं रिपोर्ट आपको पक्का शेयर करूँगा। जो रिपोर्ट कहती है कि किसी भी चीज़ को थ्रूली समझने के लिए हमें कम से कम 40-45 मिनट उसे लगातार पढ़ना या देखना पड़ेगा, तब होगा। रिसर्चर्स का ये कहना है, ये मेरा कहना नहीं है, ये मेरे थॉट्स नहीं है, रिसर्चर्स का कहना है। मैंने बहुत रिसर्च करके आज ये आपके सामने प्रेजेंटेशन बनाया हूँ, बहुत ज़्यादा रिसर्च की है, बनाया हूँ, इसलिए मैं सटीक बातें कह रहा हूँ आपको कि आपको मदद करेंगी। तो 5 + 10 मिनट तोड़ना है आपको, 15 मिनट का ब्रेक, 45 मिनट पढ़ाई, 15 मिनट ब्रेक, 15 मिनट का पढ़ाई। आपको रिलैक्स 15 मिनट में भी क्या है, रिलैक्स मतलब क्या है, ये मज़े में जा रहे, टीवी देख रहे, इंस्टाग्राम देख रहे, फेसबुक देख रहे, नहीं भाई। 15 मिनट में अपना रिलैक्स क्या, पेन कलम रखो, छोड़ो, ऐसे आराम से बैठो या घूमो, वॉक करो, और लेकिन माइंड में उसको रिवाइज करते रहो। मैंने क्या पढ़ा, 1 बार रिवाइज कर लिया, 2 बार रिवाइज कर लिया, 3 बार रिवाइज कर लिया, ऐसे रिवाइज करते रहो तो मदद होगा। और अब 5 माइंड को थोड़ा रिलैक्स भी हो जाएगा, वॉक कर लिए, बुक के सामने से उठ के जगह प्लेस चेंज कर लिए। और लंबे ब्रेक मत लो, सही बोल रहा हूँ। अगर लंबे ब्रेक लेना है तो गैप सीधा छोड़ दो। समझो कि 2 घंटे मैंने सोचा है मैथ करूँगा, तो भाई 2 घंटे मैथ के बाद अगर इंग्लिश करना है तब आप ले सकते हो 1 से 1.5 घंटे का ब्रेक, सब्जेक्ट जब चेंज कर रहे हो। लेकिन एक ही सब्जेक्ट में लंबा ब्रेक मत लो, ठीक है? ये और मदद करेगा आपको। और एक जगह ढूंढ लो घर में ऐसी, जहाँ भी हो, जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे ज़्यादा, क्योंकि डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है पढ़ाई समय, तो माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। सो एंड द लास्ट पॉइंट इज स्लीप वेल एंड ईट हेल्दी। स्लीप वेल मतलब क्या समझते हैं आप लोग? स्लीप वेल मतलब होता है अच्छी नींद। अच्छी नींद हमारे लिए 6 से 7 घंटा इनफ है। 6 to 7 आवर्स इज इनफ, 6 से 7 घंटा। अब इतना नींद मतलब अच्छी है, मतलब ये नहीं करके 12-12 घंटे सोएंगे, हो गया मेरा अगर 12 घंटे सोए तो भाई। सो 12 घंटे नहीं, 6 से 7 घंटे, मैक्सिमम 8 घंटे, 8 घंटे से ज़्यादा नहीं, तो वो हुई अच्छी नींद आपकी। और अब जो ईट हेल्दी की बात करें, अब मैं ईट हेल्दी क्यों लिखा हूँ यहाँ, हेल्दी खाना क्यों खाएं एग्ज़ाम्स के समय में, आपको जब प्रिपरेशन करनी है?
देखिए होता क्या है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, साथ में बर्गर लेके बैठ गया खाने के लिए, खाया बर्गर, नींद आ गई, सो गए, गई पढ़ाई। इसलिए जंक फूड को अवॉइड करो। आप किधर भी देख सकते हो, गूगल कर लो, जंक फूड ब्रिंग्स टायर्डनेस इन यू। जंक फूड से आलस आता है, चाहे पिज्ज़ा हो, बर्गर हो, कुछ भी हो, उससे पूरा आलस आता है जंक फूड से। सो ईट हेल्दी मीन्स you have to eat fruits, you have to eat veggies and you have to you drink a fruit juice। ये आपके माइंड को हेल्दी रखता है, एक्टिव रखता है। एंड माय पर्सनल आपको सजेशन है कि आप कॉफ़ी पीजिए अगर पॉसिबल हो तो, क्योंकि मैं जो पर्सनली आपको बोल रहा हूँ, मेरा जो एक खुद का एक्सपीरियंस है, कॉफ़ी पीने से पढ़ाई अच्छी होती है। अगर पढ़ाई कर रहे साथ में एक मग्गा कॉफ़ी रख लिया यहाँ पे, लिखते समय एक दो सिप मार लिए, फ्रेशनेस आती है थोड़ा अंदर ज़रा सी, तो फ्रेशनेस थोड़ी आ जाएगी तो अच्छा होगा। सो दीज आर द पॉइंट्स जो मेरे अकॉर्डिंग मेरे खुद के नहीं, मेरे खुद के भी हैं थोड़े, मैंने ऐड किए हैं और मैंने बहुत जगह से रिसर्च भी किए हैं। आपको फ्रेंकली बोल रहा हूँ, बहुत जगह से रिसर्च किया, मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ, पर मैंने बहुत जगह से रिसर्च की है और बहुत सारे अपने खुद के भी थॉट्स लगाए जो मैंने आपको पर्सनली बोले हैं। तो वही है, इतने पॉइंट्स हैं, आप इसको रिमेंबर कीजिएगा, स्ट्रिक्टली फॉलो करें तो अच्छी बात है, हो जाएगा, कैसे नहीं होगा, ज़रूर होगा। अब देखते हैं आगे क्या है। और ये आपको मैं अभी तक जो बता रहा था मेरी रिसर्च के बेसिस पे ये जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा खुद का पॉइंट है, माय पर्सनल पॉइंट। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं आप में से ऐसे, मेरे आसपास भी बहुत हैं, एग्ज़ाम के नाम पे स्ट्रेस हो जाता है, स्ट्रेस, हाथ पाँव पकड़ लेते हैं भाई, हाथ पाँव फूलने लगते हैं, क्या होगा भाई, कैसे होगा एग्ज़ाम, इतना स्ट्रेस क्यों लेते हो भाई, इतना स्ट्रेस लेने से नहीं चलेगा। अगर स्ट्रेस लोगे तो एग्ज़ाम पक्का ख़राब होगा, 100% श्योर। तो मेरी पर्सनल राय है भाई, स्ट्रेस मत लो। स्ट्रेस ना लेने का तरीका क्या है, स्ट्रेस ना हो उसका तरीका क्या है मैं बताऊं? स्ट्रेस ना हो उसके लिए सुबह 6 बजे उठूं। मतलब सुबह 6 बजे उठने से स्ट्रेस कैसे नहीं होगा? आप अगर बहुत लोग को तो हमारे इंडिया में नहीं है इंटरेस्ट उन चीज़ों में, सनातन धर्म में इंटरेस्ट रखते होंगे, और पुराण बहुत लोग सुने भी नहीं होंगे, पुराण होता क्या है। उसमें अगर आप देखेंगे, आज की साइंटिस्ट ने भी उसको प्रूफ किया है, हाँ ये बात सच्ची है कि सुबह 6 बजे उठ के एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, योगा करो, तो आपका स्ट्रेस कम होता है, माइंड फ्री होता है, ये बात सच है, इट्स ट्रूथ। सो अर्ली वेकअप मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जल्दी उठो, रात को जल्दी सो जाओ। माना आजकल IPL चल रहा है, थोड़ा मुश्किल है, ट्राई करो, हो जाएगा। 6 से 7 घंटे की नींद बोला ना, 11 बजे IPL ख़त्म हो जाता है, तो सुबह 6 बजे उठ ही जाओगे, 7 घंटे की नींद हो ही जाती है, तो देख लो, हो जाएगा। ये पर्सनल मेरी है कि स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस, क्योंकि ये जितना मैंने अभी टिप्स बताया ना, ये कर रहे हो तुम सारी चीज़ें, लेकिन स्ट्रेस ले लिए, नन ऑफ यूज़, कुछ नहीं होगा, सब वेस्ट। और ये जितने टिप्स में भी मैंने बताए हैं, ये केवल SSC या CGL या UPSC इनके लिए, ऑल एग्ज़ाम्स, किसी भी तरह के एग्ज़ाम्स में ये सारे टिप्स लागू होते हैं, ये सारी चीज़ें लागू होती हैं, चाहे एकेडमिक हो, कम्पिटिटिव हो, ऑल सेम्स। सो ओके, मत लेना स्ट्रेस, सुबह जल्दी उठो, योगा करो, मेडिटेशन करो। सो स्ट्रेस को उड़ा दो एरोप्लेन की तरह, कागज़ का प्लेन बना के उड़ा दो, और आगे चलते हैं। तो अभी तक तो मैंने आपको टिप्स बताए। आज का जो हमारा सेशन का नाम है लेट्स टॉक, तो टॉक किन किन चीज़ों पे करने वाले मैंने आपको बता ही दिया। जैसे कि हमने अभी एक स्टडी टिप्स पे टॉक कर लिया, क्या करना था हमें। अब हम एग्ज़ाम पैटर्न की थोड़ी चर्चा कर लें ज़रा। जो हमारी एग्ज़ाम पैटर्न्स होती है ना, एग्ज़ाम पैटर्न, किसी भी एग्ज़ाम में अप्रोच करते हैं
तो उसका पैटर्न हमको पहले से पता होना चाहिए। मैं अभी कुछ के बताऊंगा, यहाँ पे सारे एग्ज़ाम्स के बताना पॉसिबल नहीं है एक वीडियो में। मैं सारे एग्ज़ाम्स के सिलेबस प्लस पैटर्न की अलग अलग वीडियो बनाऊंगा जो आपको जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे। आप देख लीजिएगा। यहाँ जस्ट मैं सिंपल एक दो के सिंपल पैटर्न बताने वाला हूँ, क्या पैटर्न है किस एग्ज़ाम्स का, उसका नॉलेज होना चाहिए अपने को, तब उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे तो और अच्छा होता है। जैसे कि SSC CHSL जो कि अभी 12 अक्टूबर से चालू होने वाला है, पता नहीं क्या होने वाला है नहीं होने वाला है, उसका बदलने वाले क्या बदलने वाले। तो इसका देखिए क्या होता है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन होता है, 60 मिनट का एग्ज़ाम होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव आते हैं। करेक्ट किया तो 2 मार्क्स मिलेंगे, रॉन्ग किया तो -5 हो जाएंगे, -0.5 माइनस हो जाएंगे। और हिंदी और इंग्लिश 2 मीडियम में आते हैं। सो ये पैटर्न है, मैंने जस्ट पैटर्न बताया। अब इनके क्या सिलेबस होता है, कैसे क्वेश्चन होता है, किस टाइप के आते हैं क्वेश्चन, इसकी अलग से एक वीडियो बनेगी आपको। अभी 12 अक्टूबर वाले जिनकी एग्ज़ाम है उनको तो मैं मेरी सलाह है कि सीधा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालो, पढ़ते जाओ, करते जाओ, एनालिसिस करते जाओ। ज़्यादा समय है नहीं आप लोगों के पास, तो आप लोग नहीं, पर अगली बार से जो देगा उनके लिए मैं स्पेशल एक कोर्स लाऊँगा और एक सिलेबस और इन पैटर्न के साथ, ठीक है। तो उस पर देखेंगे। ये एक जनरल में बता दिया कि एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा, 60 मिनट रहता है, 100 क्वेश्चन रहता है, ऑब्जेक्टिव होता है, 2 प्लस होते हैं, नेगेटिव होती है, इसमें -0.5 माइनस होता है इंग्लिश हिंदी। SSC का एक और एग्ज़ाम आने वाला है, जैसा सबको पता होगा, दिल्ली पुलिस 27 नवंबर से स्टार्ट है। उसके लिए मैं एक कोर्स ला रहा हूँ, टेस्ट सीरीज़ भी ला रहा हूँ, आपको जल्द इन्फॉर्म कर दिया जाएगा उस बारे में। चलिए बहुत बोल रहे हैं। और एक जो बड़ा एग्ज़ाम आने वाला है, और एक RRB NTPC एग्ज़ाम, यहाँ 2019 लिखा है। आप बहुत लोग को लग रहा होगा गलत लिखा है क्योंकि 2020 में एग्ज़ाम हो रहा है, लेकिन नहीं, सही लिखा है। आपका जब एडमिट कार्ड आएगा, जब ये स्टेटस आप चेक करोगे तो आपको टॉप पे क्या लिखा है जाके देखिए, RRB NTPC 2019। जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे उस दिन भी पोस्टर पे आपके एडमिट कार्ड पे लिखा रहेगा RRB एग्ज़ाम 2019, क्योंकि ये 2019 की वैकेंसी है। तो 2019 के नाम से ही तो होगी ना सारी चीज़ें इसकी, तो ही हम 2020 बोल देंगे। तो देख लेते हैं इसका पैटर्न क्या है प्रीलिम्स का। ये प्रीलिम्स का पैटर्न है। मैं इसका भी मैं कोर्स लाऊंगा, टेस्ट सीरीज लाऊंगा, इसमें आपको सारी डिटेल्स बता दूंगा, प्रीलिम्स क्या होता है, मेंस क्या होता है, सब चीज़ बता दूंगा डिटेल में। इसमें रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं 25 मार्क्स के लिए, जनरल साइंस के भी 25 क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स के लिए, 25 आए 20 मार्क्स के लिए, 25 आए 25 मार्क्स के लिए। फिर एरिथमेटिक के आते हैं 20 क्वेश्चन, एरिथमेटिक हो गए आपके मैथ यहाँ पे। जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन हो गए और 30 मार्क्स के लिए हो गए। 100 मार्क्स का एग्जाम होता है प्रीलिम्स। जो प्रीलिम्स पास करते हैं वो मेंस के लिए अप्लाई करते हैं, मेंस जो पास करते हैं उनको लिखती है हाथ में नौकरी। और ये सिलेबस है NTPC का। ग्रुप डी का मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, ग्रुप डी का क्योंकि NTPC के बाद होगा, जहाँ तक अभी तक की हमारी अपडेट है। अभी तक NTPC का कोई ऐसा अपडेट, NTPC का कंफर्म है 15 दिसंबर से है, लेकिन ग्रुप डी का कंफर्म डेट नहीं आया है। उनका कहना है कि NTPC के बाद लेंगे, तो देखते हैं कब लेंगे, उस पर हम एक डिटेल एनालिसिस करेंगे बाद में। और अब हमने SSC का देख लिया, RRB का देख लिया। 4 अक्टूबर को प्रीलिम्स है ना UPSC का, IAS का प्रीलिम्स है। उनके लिए तो मेरा कुछ नहीं है, वो लोग मेरे से ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, उनको पता है वो जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। अब जो भविष्य में देने वाले हैं उनके लिए, वो लोग को तो अभी 4 दिन बचे हैं, वो अपना पूरी मेहनत कर ही रहे हैं। मैं उनको एक सिलेबस मैं छोटा सा झलक दिखा देना चाहता हूँ UPSC है क्या, झलक। इस UPSC पे अलग ही इसका सिलेबस, सिर्फ सिलेबस के लिए एक आधे घंटे का अलग वीडियो बनेगा, इसलिए मैं नहीं दिखा सकता अभी उस सिलेबस अभी आपको, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है UPSC का IAS का कि आपको बहुत मुश्किल होगा। सो द बिगेस्ट एग्ज़ाम ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट UPSC 2020 जो कि 4 अक्टूबर को है, इसका जो पैटर्न है, पैटर्न मतलब UPSC माना जाता है क्या, किताबें पढ़ो किताबें पढ़ो किताबें पढ़ो, किताबों की ढेर, इतनी ढेर लगेगी, पहाड़ पे पहाड़ बनाओ, जिसके पास जितनी पहाड़ उसके पास उतना नॉलेज। ऐसा नहीं है, पहाड़ तो मैं भी खरीद लूँ, 5000 की बुक खरीद के पहाड़ लगा दूँ अभी यहाँ पे, लेकिन नॉलेज 5% की नहीं हुई तो क्या बात हुई। 5000 की बुक और 5% की नॉलेज ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सिर्फ किताबों से कुछ नहीं होता, किताबें सही किताबें पढ़ने से होता है, और सही नॉलेज और सही तरीके से पढ़ने से होता है।
तरीका वही है जो मैंने बताया अभी टिप्स, लेकिन इसके ऑल डिटेल्स में बताऊंगा अभी आपको कब बाद में। मगर पैटर्न की जहाँ तक बात करें तो पैटर्न इसके देखिए, जो जनरली ओवरऑल बता रहा हूँ अभी, 3 स्टेज में एग्ज़ाम होता है। पहले प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है, फिर मेन एग्जामिनेशन होता है, फिर पर्सनैलिटी टेस्ट होता है जिसको इंटरव्यू राउंड भी बोलते हैं। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होता है, 2 पेपर का होता है, एक जीएस एक सीसेट, जिसमें टोटल 400 मार्क्स होते हैं, 200 मार्क्स के 2 पेपर होते हैं। मेंस का जो पेपर होता है वो होता है डिस्क्रिप्टिव, आपको लिखना पड़ता है। 9 पेपर होते हैं, 1 से 4 के जीएस के पेपर होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स के 2 होते हैं और इंग्लिश और कंपलसरी लैंग्वेज के होते हैं। और पर्सनैलिटी टेस्ट 275 मार्क्स का होता है और ये 1750 होता है स्टेज 2 मार्क्स। इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। ये ओवरऑल एक जनरल झलक दिखा दिया हूँ आप सबको, रिमेंबर कीजिएगा। जब यूपीएससी का हम स्टार्ट करेंगे अलग से कोर्स तो उसमें ये होगा, हमको इस टाइम टेबल के स्ट्रिक्ट करके चलना पड़ेगा ना। सो यू कैन सी हियर इंटरव्यू स्टेज 3 को भी देख सकते हैं। चलो आगे क्या है भाई, और जिसको मैंने आपको शुरू में बोला था, कितना समय हुआ, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, सबको पता है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, सबको पता चल गया होगा। एनआरए कानून बन चुका है, राष्ट्रपति जी ने साइन कर दिया है। अगले साल सितंबर में एग्ज़ाम्स होंगे। तो बहुत लोग बहुत तरह की बातें कर रहे हैं एनआरए पे। कुछ लोग बोल रहे फ़ायदा होगा, कुछ लोग बोल रहे नुकसान होगा, पर एक्चुअली होगा क्या मुझे भी नहीं पता होगा क्या। लेकिन जो सरकार बता रही है, ये जो अभी सरकार ने बताया है क्या वो करने का प्लानिंग है, मैं आपको वो बता सकता हूँ कि सरकार ने क्या बोला है। और जो इसका नोटिस है, नोटिस में क्या लिखा है, ये है क्या चीज़, मैं आपको ये बता सकता हूँ। नुकसान फ़ायदा वो तो अगले साल से पता चली जाएगा जब एग्ज़ाम होगा। मेरे अगर पर्सनल राय देखो, जो मैंने नोटिस पढ़ी है, फ़ायदा होगा। फ़ायदे का बात है कि क्योंकि ये इंडिया के बहुत सारे एग्ज़ाम्स को मर्ज करके एक एग्ज़ाम बना रहे हैं, तो आपको अलग अलग एग्ज़ाम नहीं देने पड़ेंगे। फ़ायदे की बात है मेरे ख्याल से तो। पर कुछ कॉन्स भी हैं, मैं आपको कॉन्स भी बताऊंगा। प्रोप्स भी हैं, हर चीज़ के प्रोप्स होते हैं, कॉन्स होते हैं। प्रोप्स भी बताऊंगा, कॉन्स भी बताऊंगा। इसकी अलग एक वीडियो बनेगी आपको, उसमें आज टाइम नहीं है ना हमारे पास, अभी समय बहुत ले लिया आपका मैंने, 40 मिनट होने जा रहा है, समय ज़्यादा हो गया है, तो इसके बारे में हम देखेंगे या देख लें, देखते हैं चलिए। तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, इसको देखते ही क्वेश्चन तो सबके दिमाग में आता है। मैं बोला कीड़ा है, हम इंडियंस में ये कीड़ा है, क्वेश्चन का कीड़ा। भाई कुछ भी हो हमको सवाल पूछना है, भाई कुछ भी हो जाए हमको सवाल पूछना है। भाई कोई मर रहा तो उससे भी सवाल पूछेंगे, भाई क्यों मरा, कैसे मरा। हर चीज़ में सवाल पूछने की ये है। इस पर भी बहुत सवाल हैं, ये क्या है, जिनका अभी तक गवर्नमेंट ने उतना क्लियरेंस नहीं किया है, पर आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि वो कर देंगे क्लियरेंस। लेकिन कुछ कॉन्स भी हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं आपको बता दूंगा क्या कॉन्स है। नई शिक्षा नीति को ये अफेक्ट करेगा, थोड़ा बता रहे, देखेंगे क्या कैसे अफेक्ट करेगा। लेकिन फ़ायदा होगा जहाँ तक मेरा ओवरऑल व्यू देखेंगे, और मोस्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स का जो कहना है, उनका यही कहना है कि फ़ायदा होगा ओवरऑल इन चीज़ से। लेकिन कुछ माइनर कॉन्स हैं जिनके बारे में चर्चा करेंगे। और आपके सभी सवाल, जितने भी सवाल हैं मन में घूम रहे हैं एनआरए को लेकर के, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो कि एक एग्ज़ाम लेगी सीईटी, जो कि सितंबर 2021 में होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम, जिसमें कि मुझे जहाँ अभी तक जो पता चला है, सीजीएल आएगा, सीएचएसएल आएगा एसएससी के, आरआरबी का आएगा, एनटीपीसी और ग्रुप डी, जो मुझे तक भी पता चला है। इनके टायर 1 सारे के टायर, आरआरबी ग्रुप डी का तो सीधा डायरेक्ट एग्जाम होता है, उसका टायर 1 टायर 2 नहीं होता, इसलिए होगा वो तो पूरा ही हो जाएगा। और ये सीएचएसएल, सीजीएल और एनटीपीसी का टायर 1 होंगे सीईटी में, ठीक है, जो अभी तक पता चला है। और बाकी जितने आपके मन में सवाल घूम रहे हैं एनआरए को लेकर, उसका जवाब है, क्या जवाब है, एंड द आंसर इज, व्हाट इज द आंसर, आपके सारे सवालों का आंसर बीबीसी नेक्स्ट टाइम बोला। अभी आपका समय अभी आपका ज़्यादा ले लिए, नेक्स्ट टाइम देखेंगे आंसर इसका क्या है आंसर, ठीक है।
अब मेरे इस वीडियो पे भी बोले इंडियंस के मन में कीड़ा है सवाल पूछने का। आपको बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे मेरे इस टिप्स पे भी जो इतने सारे दिए हैं। आपको कोई भी डाउट है यू कैन कॉन्टैक्ट मी और प्रवीण कुमार को भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में उनका नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, मेरा और उनका नंबर प्रोवाइड कर देंगे व्हाट्सअप। यू कैन व्हाट्सअप बस एनी डाउट, कोई भी डाउट है तो आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। हम NRA पे चर्चा करेंगे। ठीक है, मैंने अभी मैंने आपको बता दिया हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है। NRA, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। आपके जितने डाउट्स हैं सारे क्लियर करूँगा नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मज़े में रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।